सभी मित्रों को नमस्कार, प्रणाम। भविष्य के इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी मित्रों को नमस्कार। क्षमा करें, इसके जस्ट पहले थोड़ी देर पहले हमने इस लाइव को करने का प्रयास किया था, जो किन्हीं कारणों से आवाज़ जिसमें क्लियर नहीं आ रही थी। सो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को आवाज़ मेरी साफ आ पा रही होगी। अगर आप लोग मुझे सुन सकते हैं तो एक बार प्लीज़ बता दें। वैसे तो मुझे ऐसा बताया गया है कि अब आवाज़ ठीक आएगी। सो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ अब बेहतर है। पिछले वीडियो में जी गौरव पंडित जी ने क्लियर किया है कि आवाज़ मेरी अब साफ सुनाई दे रही है, और ऐसा मुझे टेक्निकल टीम की तरफ से भी बताया गया है कि अब समस्या नहीं होगी। जी जी गौरव जी। सो आज का जो विषय है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है ये ऑल्दो पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं विषय तक पहुंचने से पहले आपके सामने ये 4 दिसंबर की ये जो पोस्ट है हमारी, ये एक आपके सामने है। ये 4 दिसंबर को हमने आपको कुछ बातें बताई थी। एक्चुअली 4 दिसंबर को इंडोनेशिया के जावा में ये ज्वालामुखी फटा था, और ये इंडोनेशिया के जावा में जब ज्वालामुखी फटा था तो इसकी हमने आपके सामने एक रिपोर्ट रखी थी, जिसपे हमने अक्टूबर 24 अक्टूबर 2021 को जो कहा था कि तीसरी लहर अंतिम चेतावनी, इस हैशटैग के साथ में आप देख सकते हैं ये एक पोस्ट की गई थी, जिसमें हमने कहा था कि लगातार ज्वालामुखी फटते जाएंगे, और जब जब ज्वालामुखी फटेंगे कोरोना का एक नया वेरिएंट या नया म्यूटेशन वेरिएंट जो भी कहना चाहे वो निकल के आएगा। सो ये परिस्थिति थी उस समय, और उसके बाद में ये हमने पोस्ट किया था 4 दिसंबर को। सो इसमें सारी बातें जो बताई गई थी कि किस प्रकार से ज्वालामुखी क्यों फट रहा है, मतलब लगातार काफी सारे ज्वालामुखी फटे थे। अब इस 4 दिसंबर की पोस्ट में हमने आपको लिखा था कि जो अंतरिक्ष जिस वजह से हमें काला दिखता है, अंतरिक्ष का रंग जो है वो काला दिखाई देता है, तो विज्ञान ने इतना तो माना है कि ये एक ब्लैक मैटर है। अब ये ब्लैक मैटर क्या है इसके बारे में विज्ञान में अभी शोध चल रहा है। ये और बात है कि भारत के जो ग्रंथ हैं या भारत की जो पौराणिक हमारे पास में धरोहरें हैं, जो हमारे वेद और पुराण हैं, जो श्रुतियां हैं, इनमें इन सभी विषयों के बारे में बहुत विस्तार से दिया गया है, और ब्लैक मैटर क्या होता है इसके बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। विज्ञान अपने मापदंडों पर इसको अभी परख रहा है, और शायद से अभी उन्हें इसको समझने में बहुत समय आगे लगेगा। है सो हम यहाँ पे जो 4 दिसंबर की पोस्ट की गई थी, इसमें हमने बताया था कि किस प्रकार पृथ्वी जो है इस पे आने वाले समय में ज्वालामुखी फटते रहेंगे। ये ज्वालामुखी क्यों फटेंगे ये हमने 8 तारीख को आपको बताया था, 8 दिसंबर को। मैं अभी इसी पोस्ट तक सीमित रहता हूँ, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा था कि यह दुखद है, क्योंकि देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है, यह दुखद है क्योंकि जब हमें ज्वालामुखियों के फटते रहने की पूर्व जानकारी है तो इतने सारे आधुनिक उपकरण, रिसर्च, सैकड़ों विभाग, वैज्ञानिकों के होते हुए भी सरकारें अपने नागरिकों को पूर्व चेतावनी नहीं दे पाती हैं, और जबकि हम सार्वजनिक रूप से इसके ऊपर लगातार इस पेज पे लिखते आ रहे हैं कि ज्वालामुखी फटेंगे। अब इसी पोस्ट में अब अगर आप सेकंड पैरा देखें कि अब आगे क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे इस पे लिखा हुआ है, कोरोना की भयावहता जो है, कोरोना भयावहता के लिए हम विश्व को चेतावनी दे चुके हैं। हमने तीसरी लहर की चेतावनी इसके पहले ही दे दी थी, ये आप इसमें देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में देखेंगे, तीसरी लहर अंतिम चेतावनी ये अक्टूबर में हम जारी कर चुके थे,
ये तीसरी लहर आएगी, और जिसके बारे में इस 4 दिसंबर की पोस्ट के वीडियो को अगर आप पीछे जाके देखना चाहें तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस बारे में हमने लिखा है कि ये बात हम पहले कह चुके हैं, हमने पहले भी कहा है और लिखा है कि जब जब नए ज्वालामुखी फटेंगे तब तब नई लहर आएगी और नया वेरिएंट आके और उसका एक कहर पूरे विश्व पे बरसेगा। ये आप इस 4 तारीख की पोस्ट में देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है। और उसके बाद में लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि आज की ज्वालामुखियों का फटना रुकने वाला नहीं है और ये भूकंप भी रुकने वाले नहीं है। तो ये बात इसमें हम बहुत स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। और इसके नीचे भी लिखा हुआ है कि जो लास्ट पैरा को अगर मैं इन शॉर्ट में पहुंचूं कि पुनः कहना चाहते हैं कि विश्व को सचेत हो जाना चाहिए। वैसे भी वर्ष 2022 में हमें अभूतपूर्व घटनाएं देखने को मिलेंगी, जिसमें ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, भारी बारिश, बिजली गिरना आदि सहित कोरोना के नए वेरिएंट भी सम्मिलित हैं। ये बात हमने लिखी है 4 दिसंबर को। ये 4 दिसंबर को यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन सब के साथ, प्राकृतिक आपदाओं के साथ, कोरोना के नए वेरिएंट भी हमें देखने को मिलेंगे 2022 में। और अक्टूबर 24 को ये वीडियो में आप देख सकते हैं, तीसरी लहर अंतिम चेतावनी, ये हमने अक्टूबर में भी कह दिया था। तो ये एक 4 दिसंबर की एक पोस्ट थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर 5 नवंबर, ये उसके भी पहले की अगर बात करूं मैं, तो 5 नवंबर को भी हमने भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात आदि की बात कही थी। और फिर जो एक महत्वपूर्ण पोस्ट आती है, यह है 8 दिसंबर की पोस्ट। इसके ऊपर हम अभी 12 तारीख को, 12 जनवरी को एक लाइव वीडियो हमने किया है, जो आप लोगों ने देखा होगा। बहुत दिनों बाद एक लाइव वीडियो, शायद से पहला लाइव वीडियो था वो। और इस 8 दिसंबर की पोस्ट में हमने मंगल का वृश्चिक राशि में जो गोचर हुआ, उसको लेकर आगे ज्योतिषीय और जो वैज्ञानिक दोनों बातें हैं, इन दोनों बातों को मिक्सचर करके ये रिपोर्ट आपके सामने हमने प्रस्तुत की थी। ये जो 8 तारीख की आप पढ़ पा रहे हैं, इसमें हमने वृश्चिक का मंगल में गोचर और उसके परिणाम के बारे में चर्चा की थी। बहुत सारी बातें इसमें कही गई थी, जिनके बारे में अभी हमने 12 जनवरी को काफी विस्तार से चर्चा की है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको आज दोबारा से बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि वृश्चिक राशि जो है ये जलीय राशि कहलाती है, और मंगल जो है ये अग्नि या अग्निकारक ग्रह माने जाते हैं। तो जब भी पानी में अगर आप जलता हुआ कोयला या जलता हुआ अंगार डालेंगे, तो पानी में क्या होगा, एकदम से भाप और पानी उबलेगा थोड़ी देर के लिए और फिर वो नीचे जाएगा, और अगर वो गर्म रहा तो पानी उबलता रहेगा उतने एरिया में। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है जो हमारे सामने हम कभी भी करके देख सकते हैं। और सिमिलरली इसी तरीके से जलीय राशि जो वृश्चिक है, इसमें जब मंगल देव का आगमन होता है तो उसका परिणाम भी लगभग इसी तरीके से होता है, जिसके परिणाम क्या क्या होंगे संभावित, वो इस 8 दिसंबर की पोस्ट में लिखे गए थे। और आप इसमें जो मुख्य बात है वो मैं आज के संदर्भ में जो आपको बताना चाह रहा हूं, कि इसमें ये पानी के ऊपर युद्ध, सुनामी, इसके बाद की महत्वपूर्ण चीज है ज्वालामुखी अंदर फट जाए। पानी के ऊपर युद्ध यानी जल के ऊपर या समुद्रों में जो जल सेना है, नौसेना जिसको हम कहते हैं, उसके किसी प्रकार के युद्धों की हमारे सामने परिस्थिति बन सकती है। इसके अलावा सुनामी की बात इसमें कही है, और ज्वालामुखी के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये समुद्र के अंदर कहीं ज्वालामुखी फटने की संभावना है। और आप इससे समझ सकते हैं कि अगर समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटता है तो उससे जो जो लहरें निकल के आती हैं वो सुनामी के रूप में चारों तरफ फैल जाएंगी, और परिणाम ये होगा कि जो भी आसपास के तटीय क्षेत्र हैं वहां पे सुनामी आने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो इस पोस्ट में लिखी गई थी, और इस बारे में 12 तारीख को भी मैंने आप लोगों को चेताया था। और अभी जो अब इसमें 2 बातें समझिए। पहला मैंने आपको बताया 4 तारीख को कि जब जब ज्वालामुखी फटेंगे
कोरोना का नया वेरिएंट आएगा। पानी के अंदर ज्वालामुखी फटने की चेतावनी गई थी 8 तारीख को, 8 दिसंबर को। और ये कब तक के लिए थी? ये थी 16 तारीख तक के लिए, क्योंकि आज यानी 16 तारीख तक के लिए, क्योंकि आज ही मंगल जो है वो धनु राशि में चले जाएंगे। इस के बारे में और भी कुछ बातें की गई हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा आपको अभी। आज सुबह की ये समाचार है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। टोंगा में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटा, ये खबर जो है ये नवभारत टाइम्स की खबर है। ये खबर है, आज की ही खबर है, 16 जनवरी को आप देख सकते हैं। 16 जनवरी को 4:27 सुबह की खबर है। टोंगा में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटा, 20 किलोमीटर दूर से दिखा राख का गुब्बारा और सुनामी का अलर्ट। 16 तारीख मंगल का धनु में गोचर, वृश्चिक से निकलकर आज तक के लिए चेतावनी थी कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फट सकता है जिससे सुनामी आ सकती है। और ये खबर हमारे सामने आज दोपहर में आ चुकी थी, लेकिन बाकी कई सारे कार्यों की वजह से ये शाम तक ये लाइव वीडियो टल गया है। और ये आपके सामने है कि 16 तारीख को जो लिखा गया था, ये देखिए 8 दिसंबर को जो लिखा गया था कि ये परिस्थिति बनेगी और पानी के ऊपर युद्ध, सुनामी, ज्वालामुखी अंदर फट जाए, ज्वालामुखी अंदर फट जाए पानी के अंदर यानी समुद्र के अंदर। और नीचे अगर आप इसी में देखेंगे कि 16-17 जनवरी को मंगल धनु राशि में जाएंगे, यानी आज 16 तारीख है, आज तक के लिए चेतावनी थी, आज ही सुबह ये घटना घट चुकी है। बहुत दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि जहां भी ये ज्वालामुखी फटा होगा वहां की जो जितने भी आबादी जनसंख्या होगी इस समय वो बहुत ज्यादा परेशानी में होंगे। एक दूसरा, इससे कितनी ऊंची सुनामी उठेगी ये तो जब वो तटों तक पहुंचेगी तभी पता चलेगा, लेकिन उसकी चेतावनी पहले से जारी कर दी गई है। ये एक इसमें दो बातें निकल के आ रही हैं कि ये बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो लिखा है वो आज फिर सत्य साबित हो रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो हमने पहले लिखी है कि जब जब ज्वालामुखी फटेंगे एक नया वेरिएंट अस्तित्व में आएगा। और अगर आप लोग इस पेज को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो अब से सिर्फ 2 या 3 दिन पहले हमने एक और पोस्ट लिखी है जिसमें हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से बहुत ज्यादा धुंध का समय आ चुका है। सभी शहरों में इस समय धुंध है। मेरे ख्याल से हम जयपुर में हैं, आज सुबह से आज सूरज नहीं निकला, कल भी बहुत कम देर के लिए सूरज के दर्शन हुए थे और शायद अगले 2-4-5 दिन यही परिस्थिति रहेगी। और इसी के साथ हमने लिखा है कि बहुत ज्यादा धुंध का समय है, ओस बहुत ज्यादा पड़ने वाली है और कोरोना का नया वेरिएंट आने की पूरी संभावना बन चुकी है। तो धुंध ओस से भी हमने उसको जोड़ा है, प्लस ये जो ज्वालामुखी फटने के साथ में कोरोना के नए वेरिएंट की हमने बात पहले से लिखी हुई है, ये आज फिर एक ज्वालामुखी फट गया है। इस बात की बहुत संभावना है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ में जुड़कर कोई एक नया वेरिएंट आ सकता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में जनहानि होने की और अस्पतालों के भरे जाने की परिस्थिति हम आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जो भी सरकार ने आपको तरीके बताए हैं, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, अपने 2 लोगों के बीच में व्यक्तिगत दूरी रखना है सार्वजनिक जगह पर, तो वो बिल्कुल हमें करना ही है। इसके अलावा भविष्य के पेज पर कुछ बातें लिखी गई हैं, विशेष रूप से सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक घर से बाहर नहीं निकलना है। या आप गांठ बांध लीजिए घर के किसी भी सदस्य को, सूर्य अस्त के बाद सूर्य उदय तक घर से मत निकलने दीजिए। मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। एक, मुझे नहीं पता सरकार ये रात में जो कर्फ्यू लगाती है, अक्सर कई मित्र हम लोग हंसी मजाक में और सरकारी अधिकारियों से हम लोग पूछते भी हैं कि सर कोई कारण तो बताइए, रात में कर्फ्यू लगाने का क्या कारण है? रात को क्या आपका जो कोरोना है वो लोगों को नहीं पकड़ पाता है, या रात को क्या होता है? तो उसका जवाब उनके पास नहीं है कि रात को जब हर व्यक्ति अपने घर के अंदर रहता है तब कर्फ्यू लगाने का क्या औचित्य है, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है।
लेकिन इसका जवाब हम लगातार देते आ रहे हैं कि रात में घर से बाहर मत निकलिए। एक दूसरा, रात में जो बालकनी में जो मेटल लगा है यानी आपकी रेलिंग होती है उसको भी आपको छूना नहीं, अर्थात आपको किसी भी कारण से खुले आसमान में रात में नहीं जाना है। इसका सीधा सा मतलब ये है आपको किसी ना किसी शेल्टर में रहना। एक दूसरा, अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं या आपके मकान में कंक्रीट की स्लैब्स हैं, ठीक है, आपको घर में रबर की चप्पल पहन के रहना है। आपके पैरों में स्लीपर होनी चाहिए रबर की, ये आप नोट कर लीजिए। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, हमारा सोने का जो पलंग है जिसमें हम सोते हैं रात को, शयन कक्ष में हमारा जो पलंग है वो लकड़ी का होना बहुत आवश्यक है। लकड़ी के पलंग पे सोइए क्योंकि हमारा 6 से 7 घंटे तक हम पलंग पे रहते हैं। अगर वो लकड़ी का होगा तो आप दीवार से और जमीन से काफी ऊंचाई पे रहेंगे। मैं इसके विस्तार में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके विस्तार में कोरोना क्या है, इसके कैसे ये फैल रहा है, इसकी परिभाषा बताने के लिए, दिखाने के लिए मेरे मित्र बहुत जल्दी हमारे साथ में लाइव होंगे। जिन्होंने ये पूरी थ्योरी दी है उनको बहुत जल्दी हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। वो और भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, बचाव के कुछ और भी तरीके वो आपके सामने रखेंगे, तो अति शीघ्र हम उनके साथ लाइव करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए रात में बाहर नहीं निकलना, रबर की चप्पल पहन के रखना, लकड़ी के पलंग पे सोना अगर आप कंक्रीट के मकान में है तो। चौथा बहुत महत्वपूर्ण, हवाई यात्रा नहीं करना। हवाई यात्रा बहुत खतरनाक है क्योंकि हवाई यात्रा क्या है, वो बहुत ऊंचाई तक हवाई जहाज उड़ता है, यानी जिस सीमा में बादल रहते हैं बादलों के ऊपर तक हवाई जहाज उड़ता है और आपको हवाई जहाज की यात्रा टालनी है। रात में तो बिल्कुल नहीं करना है, जितना हो सके दिन में भी टालिए। हवाई जहाज की यात्रा बिल्कुल नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। आप ट्रेन से बहुत अव्वल तो खैर जाना नहीं, पहली चीज घर पे रहिए थोड़े दिन, ये समय थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर बहुत आवश्यक है जाना पड़ता है तो ट्रेन से जाइए। वो मेरे ख्याल से हवाई जहाज की यात्रा से कहीं ज्यादा सुरक्षित हमें प्रतीत होता है। तो इस तरीके के कुछ बहुत बेसिक से छोटे छोटे से तरीके हैं। मैं आपको एक चीज और अंदाज क्या है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं अपने आसपास कि जो ग्रामीण अंचल के जो रहवासी हैं या ऐसे मकान जिनके मिट्टी की दीवारें हैं या गोबर से जिन्होंने मिट्टी में लिपाई करके जिनके घर बनते हैं, ऐसे आप जरा देखिएगा आपके आसपास अगर ऐसे मकान हो जिसमें ऐसे लोग रहते हैं, गोबर, गाय के गोबर से लिपाई करते हैं और दीवारें मिट्टी से छाप के बनती हैं, उसमें भी गोबर की लिपाई होती है, ऐसे जरा पता कीजिएगा। खेतों में किसान काम करते हैं, दिन भर आराम से काम करते हैं, जरा पता कीजिएगा कितने लोगों को कोरोना हुआ है। कोरोना का बेसिक जो असर है वो आपको हर उस जगह पर मिलेगा जहां कंक्रीट के जंगल है। तो कंक्रीट के जंगलों में कोरोना आपको ज्यादा मिलेगा, वास्तविक जंगल में आपको कोरोना नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा। तो ये चीज तो आप खुद भी देख सकते हैं। दूसरा, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि बारिश की वजह से कोरोना के संक्रमण में अंतर आएगा, और अभी 4, 5, 6 तारीख को, 5 या 6 तारीख को, लगभग 7 तारीख को जयपुर में बारिश हुई थी, और हम तब से ये आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उस बारिश की वजह से कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े हैं उसमें कितना परिवर्तन आता है। और मुझे आज की रिपोर्ट मैंने अभी तक देखी नहीं है, आज कोरोना के कितने केसेस आए हैं। हमारे मित्र हैं वो हमें रिपोर्ट भेजते हैं। आज 1871 1871 जयपुर में संक्रमित निकले हैं। कल की अगर बात करूं तो 1973 कल थे, तो 1973 कल थे, आज 1871 हैं, यानी ग्राफ नीचे जा रहा है। अभी आप इसके ऊपर चलें अगर, 13 जनवरी को अगर मैं बताऊं आपको तो 2549 लोग थे। उसके पहले अगर मैं बताऊं आपको, सॉरी ये मैं आपको गलत बोल गया, 13 जनवरी को, जी 13 जनवरी को 2785 2785 थे, और 12 जनवरी को 3659, यानी आप 12 तारीख से देखिए,
12 तारीख से अगर हम देखें तो 12 तारीख को निकले थे 3,659, 13 तारीख को निकले 2,785, 14 तारीख को निकले 2,549, फिर कल यानी 15 तारीख को निकले 1,973 और आज की जो रिपोर्ट है वो आई है 1,871, यानी ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। अब आज हो गई है 16 तारीख, तो अगर हम ये मान के चलें कि 5, 6, 7 तारीख को बारिश हुई थी और कोरोना का अगर इंक्यूबेशन पीरियड जिसको बोलते हैं कि हमारे शरीर में आने के बाद ये असर पैदा करता है, और अगर 7 से 10 दिन भी लगा लें तो आज 10वां दिन है और आप देख रहे हैं कैसे उसका ग्राफ नीचे आ रहा है। तो यहां से एक कैलकुलेशन हमारा ये निकल के आता है कि किस प्रकार बारिश की वजह से आपका कोरोना का ग्राफ नीचे आता है। तो इस थ्योरी पे हम आगे और बात करेंगे, बट अभी की जो तुरंत की बात में आपको पहला बिंदु जो मैंने आपको बताया कि एक तो ये 8 तारीख की जो एक बात थी ये फिर एक सत्य साबित हुई है। अब इसके साथ में इसी पोस्ट की अगर बात करें तो इसमें एक ये बात जो लिखी गई थी कि मैंने 12 तारीख को आप लोगों के सामने ये बात कही थी कि सीडीएस रावत, स्वर्गीय बिपिन रावत जी जो थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच चल रही थी और मैंने 12 को भी कहा था, उसके पहले भी हम लिख चुके हैं कि जैसे ही मंगल जो है ये वृश्चिक से निकलकर धनु में जाएंगे, आज जो वो तारीख है, इसी के साथ में कुछ दबी छिपी हुई घटनाएं हमारे सामने आएंगी। ये जो जांच चल रही थी, मैंने 12 को कहा भी था कि ये 1-2 दिन प्लस माइनस 2 दिन 3 दिन में ये चीज भी हमारे सामने आनी चाहिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये 14 तारीख यानी परसों शाम के समय ये रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है और ये बताया गया है कि एकदम से जो मौसम में परिवर्तन आया और जो पायलट थे उन्हें समझ नहीं आया, जिस वजह से ये दुर्घटना हुई है। तो फिर वही बात है कि दुर्घटना के कारण जो भी रहे हों, जैसा भी सरकार ने रिपोर्ट दी है, हम उसी को अंतिम सत्य मानते हैं, क्योंकि कोई और सत्य हम तो कम से कम नहीं कह सकते। लेकिन जो सरकार ने कहा वही हम आपको बता रहे हैं कि दुर्घटना के कारण जो भी थे, लेकिन वो 14 तारीख की रात को बता दिया गया और हमने ये पहले ही कहा था कि ये 16 तारीख प्लस माइनस 2 दिन में हमारे सामने ये रिपोर्ट आ जानी चाहिए। तो ये रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है इसी 8 तारीख की इसी पोस्ट के अंदर कि जासूसी घटनाएं सामने आएंगी या जासूसी घटनाएं होने की संभावना बनेगी। तो हम सभी लोग फेसबुक पे हैं। आप लोग फेसबुक पे एक बहुत अच्छा समाचार मीडिया चैनल है, हमारे मित्र हैं, सीकर टाइम्स के नाम से उनका चैनल है, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आपसे बहुत से लोग शायद उसको देखते भी होंगे। सीकर टाइम्स में आज की ही ये एक खबर है जो मैं आप लोगों को सुना देता हूं। एक ब्रिटिश सांसद जिनको पद्मश्री दिया गया, जिसको एक एक बात का पता था, वहां पर इनको देखिए क्या चल रहा था, कितने लोग काम कर रहे थे। तो ब्रिटेन की एक सिक्योरिटी एजेंसी है जिसको कहते हैं MI5, विश्व की टॉप सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर एक काउंट होती है और वो अलर्ट जारी करते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा घुसा हुआ है जिसने यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के अंदर काफी अंदर तक जगह बना ली है और वो प्रभावित कर रहा है कई सारे फैसलों को। भारत के अंदर 2013 के अंदर अजीत डोवाल एक पेपर लिखते हैं और उस पेपर के अंदर उन्होंने इस बारे में पहले से ही खुलासा किया था। उस समय अजीत डोवाल NSA नहीं थे, मोदी के आने के बाद में उनका पद बहुत ज्यादा बढ़ा है। ये भी माना जा रहा है कि भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो MI5 के साथ में मिलकर काम कर रही हैं और चाइनीज एजेंट्स को बेनकाब कर रही है। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, मोदी सरकार का जो स्टैंड है पूरा विश्व जानता है, राष्ट्रवादी सरकार है, ज्यादा से ज्यादा ये भारत के लोगों को प्रमोट करते हैं। ऐसे में ब्रिटिश नागरिक को और वहां के सांसद को पद्मश्री देना बहुत सवाल खड़े करता था। मगर आज आपको यह पता पड़ेगा कि जो चाइनीज एजेंट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर घुस के उनके फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने उसी सांसद को क्यों चुना जो भारत के बहुत ज्यादा निकट है। अब इनके भारत कनेक्शन की शुरुआत कैसे होती है देखिए। ये एक आज की रिपोर्ट है। आप सीकर टाइम्स में जाके इसको देख सकते हैं, इस वीडियो को। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से इनने बताया है
कि जो ब्रिटिश सांसद थे जिन्हें भारत का एक अच्छा पुरस्कार दिया गया, और उन्होंने भारत का काफी समर्थन किया ब्रिटिश संसद के अंदर, और उन्हीं के कार्यालय के अंदर एक जासूस, चाइना का जासूस उनके कार्यालय में आज पकड़ा गया। और ये एक महिला एडवोकेट थी, वकील थी वहां पे, जो चाइना के लिए जासूसी कर रही थी। न केवल जासूसी कर रही थी, बल्कि ऐसी परिस्थिति उनके ऑफिस में बैठ के बना रही थी कि भारत के विरुद्ध वो माहौल बन सके ब्रिटेन की संसद में। तो भारत के साथ में और MI5 जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, ये ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी है MI5। तो MI5 और भारत की जो रॉ है, इन दोनों ने मिलकर ये भांडाफोड़ किया है। तो जैसा कि आप ये 8 तारीख की पोस्ट में पढ़ पा रहे हैं कि जासूसी घटनाएं होने की संभावनाएं बनेंगी, और ये समय ऐसा था जिसमें ये चीज सामने आनी थी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बतानी आवश्यक थी। तो ध्यान रखें, आने वाला समय थोड़ा कठिन आने की पूरी संभावना बन चुकी है। परिस्थितियां तो उसी तरफ इशारा कर रही हैं। और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, ऑल्दो डॉक्टर्स, WHO, सभी लोग इसको लेकर बहुत लीनियंट हैं। इनका कहना यह है कि इसमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, ये आने वाले खतरे के लिए एक प्लेटफॉर्म जैसा बना रहा है, जिसके ऊपर अगर नया वेरिएंट आता है तो ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। और नया वेरिएंट अगर बहुत अधिक मारक क्षमता के साथ वाला हुआ, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सो बहुत अधिक मारक क्षमता और बहुत तेजी से फैलना, ये दोनों के साथ अगर कोई वेरिएंट आता है, तो वर्तमान में जो चिकित्सा व्यवस्था जितनी भी सुदृढ़ कर ली गई हो, वो कम पड़ने की बहुत संभावना है। तो अपना बहुत ध्यान रखें। हमारे पेज के ऊपर जितने उपाय दिए गए हैं, इनको जितना हो सके पालन करें। सरकार ने जितने तरीके बताए वो तो करने ही हैं। प्लस अभी भी अगर आप में से कोई ऐसा रह गया है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है, देखिए, आधुनिक विज्ञान के पास में वैक्सीन है। भारत की वैक्सीन के, विशेषकर कोवैक्सीन के, तो पूरे विश्व में इस समय डंके बज रहे हैं। लोग किसी भी कीमत पे वो खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सी विदेशी जांच एजेंसियों ने कोवैक्सीन को लगभग 100% इसकी एफिकेसी मानी है अगेंस्ट कोरोना। सो जिन लोगों को भी कोवैक्सीन लगी है, उनके लिए तो उनके तो बल्ले बल्ले हैं। और चूंकि कोविडशील्ड अभी तक भारत से बाहर नहीं गई है, और कोविडशील्ड के लेकर इन्हीं लोगों ने, ये फिरंगियों ने, इन लोगों ने अभी तक कोई इसकी जांच की भी नहीं है। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे भी कोविडशील्ड के दोनों इंजेक्शन लग चुके हैं। मेरे बेटे को और मेरी पत्नी को भी लग चुके हैं। सो हम तीनों का ऐसा अनुभव है कि कोविडशील्ड जो है बहुत स्ट्रांग है। उसको लगाने के बाद शायद ज्यादा उससे जूझना पड़ता है थोड़े दिन तक। और हमें नहीं लगता कि कोई भी फिरंगी अगर ऐसा है, या विदेशों में रहने वाले लोग जो हैं, वो कोविडशील्ड को वो उस तरीके से सहन कर पाएंगे। लेकिन कोवैक्सीन बहुत माइल्ड है, और उस माइल्डनेस के साथ में बहुत ही उसकी एफिकेसी जो है वो 99% से भी ऊपर आकी गई है। ये भारत के लिए अच्छी बात है। सो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जुड़े, और मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे ख्याल से अब जो मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है, ये आगे से ये समस्या अब नहीं होगी, और आवाज भविष्य में ऐसी बेहतर आती रहेगी। पंडित जी ने बिल्कुल बताया कि मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। वर्षा बजाज जी, क्या लिखा है इन्होंने? वर्षा रानी का बताएं भविष्य प्लीज। देखिए, इस तरीके से भविष्य यहाँ पे बताना संभव होगा नहीं। बेहतर होगा कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है 7879, ये स्क्रीन पर दिख भी रहा है आपको, इसके ऊपर आप मैसेज कर दीजिए, और जो टीम है उस पर आपके साथ इंटरेक्ट करेगी। जो हमें जितनी जानकारी चाहिए हम आपसे लेंगे, और उसके बाद आपको आपका विषय बताया जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसा बहुत विशेष इसमें चैट में है नहीं।
सो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ऐसे ही जुड़ते रहिए भविष्य में। मेरा इतना आग्रह जरूर है कि जो हमारे जितने भी पोस्ट हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इनको आपके ग्रुप्स, आपके मित्रों में और अपनी वॉल पे जरूर साझा करें। और YouTube चैनल एक हमारा है भविष्य का, जिसका लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी। इस वीडियो के टेक्स्ट में भी थोड़ी देर में इसका लिंक देंगे। सो संभव हो तो YouTube के ऊपर भी आप हमें फॉलो करें और बेल बजा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।